कभी सोचा है कि कोई एक चीज एक ही वक्त पर दो अलग अलग जगहों पर कैसे हो सकती है? या फिर ये कि एक ही कण एक लहर भी हो और एक गोली भी? और सबसे अजीब बात, जब तक उसे देखा ना जाए तब तक वो है ही नहीं। सुनने में बिल्कुल पागलपन लगता है ना? पर यहीं से एक पूरी नई दुनिया की शुरुआत हुई, क्वांटम की दुनिया। और इस अजीबो-गरीब हकीकत के ठीक बीच में एक शख्स खड़ा था, जिसका नाम था नील्स बोर। ये कहानी है उस इंसान की जिसने न्यूटन के बाद पहली बार प्रकृति के नियमों को सीधी चुनौती दी, जिसने आइंस्टाइन जैसे दिग्गज के साथ विचारों की जंग लड़ी और जिसने परमाणु बम के दौर में इंसानियत को बचाने की एक आखिरी कोशिश की। देखिए, नील्स बोर कोई आम छात्र नहीं थे। उनका दिमाग तो बहुत तेज था, लेकिन वो बोलते बहुत धीरे थे, हर शब्द को तौलकर। उन्हें मैथ्स और फिजिक्स से प्यार था, पर उससे भी ज्यादा प्यार था फुटबॉल से। जी हां, क्वांटम मैकेनिक्स की नींव रखने वालों में से एक जबरदस्त फुटबॉलर भी थे, एक गोलकीपर। अपनी पीएचडी पूरी करने के बाद बोर इंग्लैंड पहुंचे। कैम्ब्रिज में उनकी मुलाकात हुई इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे थॉमसन से। लेकिन थॉमसन ने उनके नए आइडियाज पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। बोर के हाथ लगी सिर्फ निराशा। पर फिर उनकी जिंदगी बदली जब वो अर्नेस्ट रदरफोर्ड से मिले, वो शख्स जिसने अभी अभी परमाणु के न्यूक्लियस की खोज की थी। रदरफोर्ड बिल्कुल अलग थे, हमेशा जोश से भरे, हंसमुख और नए विचारों को सुनने के लिए तैयार। उन्होंने बोर के टैलेंट को तुरंत पहचान लिया और उन्हें मैनचेस्टर में अपनी लैब में आने का न्योता दिया। और मैनचेस्टर में ही बोर ने उस एक सवाल का जवाब खोज निकाला जिसने सबको उलझा रखा था। परमाणु स्थिर क्यों होते हैं? उनका आइडिया किसी क्रांति से कम नहीं था। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी आवारा नहीं घूम सकते। सोचिए, एक बिल्डिंग में सीढ़ियां हैं, आप पहली मंजिल पर खड़े हो सकते हैं या दूसरी पर, लेकिन दोनों के बीच हवा में नहीं लटक सकते हैं ना? बस इलेक्ट्रॉन भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। इस मॉडल ने न सिर्फ परमाणुओं के स्थायित्व को समझाया, बल्कि ये भी बताया कि अलग-अलग तत्व अलग-अलग रंगों की रोशनी क्यों छोड़ते हैं। इस जबरदस्त कामयाबी ने बोर को अपने देश डेनमार्क वापस लौटने का हौसला दिया, लेकिन इस बार वो एक बहुत बड़े सपने के साथ लौटे थे। फिजिक्स के लिए एक मक्का बनाने का सपना, एक ऐसी जगह जहां दुनिया के सबसे तेज दिमाग एक साथ आएं और ब्रह्मांड के सबसे गहरे राज सुलझाएं। और उन्होंने ठीक वैसा ही किया। 1921 में उन्होंने कोपेनहेगन में थ्योरेटिकल फिजिक्स इंस्टीट्यूट खोला। पर यह सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं थी, यह सोचने का एक नया तरीका था। यहां कोई बॉस नहीं था, कोई छोटा बड़ा नहीं। छात्र अपने प्रोफेसरों से खुलकर बहस कर सकते थे। बोर की पत्नी मार्गरेट सबका एक परिवार की तरह ध्यान रखती थीं। बोर एक बात अच्छी तरह जानते थे, चाहे फुटबॉल का मैदान हो या लैब, सबसे बड़ी जीत हमेशा टीम वर्क से ही मिलती है। इसी मिलजुल कर काम करने वाले माहौल में क्वांटम मैकेनिक्स ने जन्म लिया। कोपेनहेगन की सड़कों पर बोर और एक नौजवान वैज्ञानिक वर्नर हाइजेनबर्ग घंटों टहलते हुए बहस करते थे, और इन्हीं बहसों से निकला अनिश्चितता का सिद्धांत। ये सिर्फ नापने की कोई गड़बड़ी नहीं थी, बल्कि ये हकीकत की असली फितरत के बारे में एक ऐलान था कि ये ब्रह्मांड अपनी गहराई में थोड़ा धुंधला है, अनिश्चित है। लेकिन जैसे ही इस क्रांतिकारी सोच ने दुनिया में अपनी जगह बनानी शुरू की, एक बहुत बड़ी आवाज ने इसका विरोध किया। और बस यहीं से 20वीं सदी के दो सबसे बड़े दिमागों के बीच एक जबरदस्त वैचारिक जंग का मंच तैयार हो गया। एक ऐसी जंग जो खुद हकीकत के मतलब पर थी। अल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्हें यह विचार बिल्कुल पसंद नहीं आया कि ब्रह्मांड असल में अनिश्चित है और संभावनाओं पर चलता है। आइंस्टाइन का मानना था कि ब्रह्मांड एक घड़ी की तरह काम करता है, जिसके नियम पक्के हैं। उनके लिए यह सोचना भी गवारा नहीं था कि घटनाएं बिना किसी वजह के बस यूं ही हो सकती हैं। उनका मशहूर कहना था कि भगवान पासे नहीं फेंकता। बोर का जवाब भी उतना ही मशहूर हुआ। बोर के लिए ये पासे फेंकने की बात थी ही नहीं, ये इस बात को स्वीकार करने के बारे में था कि हमारे रोजमर्रा के अनुभव और समझ परमाणु के स्तर पर काम नहीं करते। हमें प्रकृति की सुननी थी, उसे ये नहीं बताना था कि उसे कैसे बर्ताव करना चाहिए। साल 1930 में आइंस्टाइन ने अपनी सबसे बड़ी चुनौती पेश की, फोटॉन बॉक्स। ये एक शानदार विचार था, बहुत ही सरल और सटीक। एक भरी सभा में आइंस्टाइन ने इसे बोर के सामने रखा, चेहरे पर एक विजयी मुस्कान के साथ। उन्हें पूरा यकीन था कि उन्होंने क्वांटम अनिश्चितता को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। उस रात बोर सो नहीं पाए। वो पूरी रात बेचैन होकर टहलते रहे, लेकिन सुबह होते होते उन्हें जवाब मिल गया था। और ये जवाब बोर की प्रतिभा का सबसे बड़ा सबूत था।
उन्होंने न सिर्फ आइंस्टाइन की दलील में एक कमी ढूंढी, बल्कि उन्होंने आइंस्टाइन के ही सबसे बड़े काम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का इस्तेमाल करके उस कमी को साबित किया। उन्होंने दिखा दिया कि क्वांटम की दुनिया और ब्रह्मांड की दुनिया एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं। आइंस्टाइन को अपनी हार माननी पड़ी। एक तरफ तो विचारों की ये जंग चल रही थी, लेकिन दूसरी तरफ दुनिया एक बहुत ही असली और खतरनाक रास्ते पर बढ़ रही थी। अब बोर की चुनौतियां सिर्फ कागज और कलम तक सीमित नहीं रहने वाली थीं, बल्कि अब ये जिंदगी और मौत का सवाल बनने वाली थीं। 1933 में जैसे ही जर्मनी में हिटलर सत्ता में आया, बोर ने नाजी शासन से भाग रहे वैज्ञानिकों को पनाह देना शुरू कर दिया। 1940 में जब नाजियों ने डेनमार्क पर ही कब्जा कर लिया तो वो खुद खतरे में आ गए। और फिर 1943 में एक खुफिया संदेश आया, गेस्टापो उन्हें गिरफ्तार करने आ रहा है। बोर और उनके परिवार को भागना था और फौरन भागना था। भागने की तैयारी के बीच बोर के सामने एक बहुत ही अजीब मुश्किल खड़ी हुई। उनके पास 2 नोबेल प्राइज मेडल थे जो ठोस सोने के बने थे। उस वक्त जर्मनी से सोना बाहर ले जाना एक संगीन जुर्म था। अगर नाजियों को ये मेडल मिल जाते तो न सिर्फ वो उन्हें जब्त कर लेते, बल्कि जिन वैज्ञानिकों के ये मेडल थे उनकी जान भी खतरे में पड़ जाती। तो सवाल ये था कि आप इन्हें छिपाएंगे कैसे? इसका हल जितना सरल था उतना ही शानदार भी। बोर के इंस्टीट्यूट में एक केमिस्ट थे, जॉर्ज डी हेवेसी। उन्होंने उन मेडल्स को एक्वारेजिया नाम के एक एसिड में घोल दिया। सोना पिघलकर एक नारंगी रंग का लिक्विड बन गया। इस लिक्विड को एक आम सी बॉटल में भरकर लैब की शेल्फ पर रख दिया गया, जहां ये पूरी जंग के दौरान किसी की नजर में आए बिना सुरक्षित पड़ा रहा। बोर एक छोटी सी मछली पकड़ने वाली नाव से स्वीडन भाग निकले। वहां से ब्रिटेन जाने का सफर और भी खतरनाक था। उन्हें एक निहत्थे बॉम्बर प्लेन के बम रखने वाली जगह में छिपकर जाना पड़ा। वहां न ऑक्सीजन थी न गर्मी, और वो दुश्मन के इलाके से उड़ रहे थे। 25,000 फीट की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी से वो बेहोश हो गए। उनकी जान बाल बाल बची। अमेरिका पहुंचकर बोर मैनहट्टन प्रोजेक्ट से तो जुड़ गए, लेकिन उनकी सबसे बड़ी फिक्र बम बनाना नहीं थी, बल्कि ये थी कि बम बनने के बाद क्या होगा। उन्होंने राष्ट्रपति रूजवेल्ट और प्रधानमंत्री चर्चिल को आने वाले खतरे से आगाह करने की कोशिश की, लेकिन चर्चिल, जो बोर के धीरे धीरे और सोच सोचकर बोलने के अंदाज से चिढ़ गए थे, उन्होंने बोर को बीच में ही टोक दिया और बाद में शिकायत की कि वो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुए। युद्ध तो खत्म हो गया, लेकिन बोर के लिए एक नई और शायद पहले से भी ज्यादा बड़ी लड़ाई शुरू हो चुकी थी। उस परमाणु युग में इंसानियत की आत्मा को बचाने की लड़ाई, जिसे बनाने में उन्होंने खुद मदद की थी। जब न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में पहला परमाणु बम फटा और उसका मशरूम जैसा बादल आसमान में उठा, तो प्रोजेक्ट के डायरेक्टर जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के दिमाग में हिंदू धर्म ग्रंथ भगवद गीता की एक पंक्ति गूंज उठी। ये उस भयानक शक्ति का प्रतीक था जिसे दुनिया ने अभी अभी देखा था। हिरोशिमा और नागासाकी के बाद बोर ने अपनी बाकी की जिंदगी परमाणु ऊर्जा पर अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण के लिए लड़ने में लगा दी। लेकिन एक ऐसी दुनिया में जो तेजी से आयरन कर्टन यानी 2 गुटों में बट रही थी, उनकी तर्क और खुलेपन की अपीलें शक और डर की दीवारों से टकरा कर रह गई। फिर भी उनकी विरासत बहुत बड़ी है। परमाणु के मॉडल से लेकर क्वांटम मैकेनिक्स की व्याख्या तक उन्होंने हमें न सिर्फ ब्रह्मांड को देखने का एक नया नजरिया दिया, बल्कि ये भी सोचने का एक नया तरीका दिया कि इस ब्रह्मांड में एक वैज्ञानिक होने का असली मतलब क्या है। बोर सिर्फ विज्ञान की सीमाओं में नहीं बंधे। उनका मानना था कि क्वांटम मैकेनिक्स हमें हकीकत के बारे में एक बहुत गहरी बात सिखाती है कि जब हम किसी चीज को देखते हैं तो हमारे देखने का काम ही उस चीज को बदल देता है। हम हकीकत से अलग नहीं हैं, हम उसका एक हिस्सा हैं। और ये बात हमें उनके आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है, क्या हम सब जिंदगी के इस महान नाटक में किरदार भी हैं और दर्शक भी? एक ऐसा सवाल जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।